हमारा शरीर ना सच में एक कमाल की मशीन है। एक ऐसी मशीन जो अपने आसपास के माहौल और दबाव के हिसाब से खुद को पूरी तरह से ढालने के लिए ही बनी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शरीर और फिटनेस के पूरे जीवन चक्र को डिकोड करने वाले हैं। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य उस खास शारीरिक संतुलन या कहें तो स्वीट स्पॉट को समझना है। ये वो गोल्डीलॉक्स जोन है जहां शरीर पर डाला गया तनाव न तो इतना कम होता है कि हम कमजोर पड़ जाएं और न ही इतना ज्यादा कि कोई गंभीर चोट लग जाए। अक्सर हमने एक बात बहुत सुनी है कि कोई भी नई आदत बनाने में बस 21 दिन लगते हैं, लेकिन विज्ञान तो कुछ और ही कहानी बयां करता है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च से ये सामने आया है कि किसी भी आदत को पूरी तरह से हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनने में औसतन 66 दिन लग जाते हैं। जी हाँ, 66 दिन। और अगर आदत थोड़ी जटिल है ना, तो इसमें 335 दिनों तक का लंबा वक्त भी लग सकता है। तो अगर 2-3 हफ्ते बाद भी कोई नई फिटनेस रूटीन एकदम स्वाभाविक न लगे, तो इसमें निराश होकर हार मानने वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आदत बनने के विज्ञान की, फिर समझेंगे कि वर्कआउट को सुरक्षित तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद ओवर ट्रेनिंग के खतरनाक जाल पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे अच्छे और बुरे दर्द के बीच का असली फर्क, और आखिर में चर्चा करेंगे कि अचानक से व्यायाम छोड़ देने यानी डी ट्रेनिंग के क्या खतरे हो सकते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पहला हिस्सा, आदत बनने का विज्ञान, यानी एक मजबूत नींव का निर्माण। किसी भी फिटनेस जर्नी की शुरुआत सिर्फ जिम के दरवाजे से नहीं होती, बल्कि ये हमारे दिमाग से शुरू होती है। लेलिए और गार्डनर नाम के शोधकर्ताओं ने आदत बनने के इस पूरे सफर को 4 बहुत ही दिलचस्प चरणों में बांटा है। सबसे पहले आता है एक पक्का निर्णय लेना, फिर उस इरादे को हकीकत में यानी व्यवहार में बदलना, उसके बाद उस व्यवहार को बार बार दोहराना। लेकिन जो सबसे जरूरी और जादुई चरण है वो है चौथा, स्वचालिता या ऑटोमेटिसिटी विकसित करना। जब हम इस आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं ना, तो उस काम को करने के लिए हमें कोई मानसिक जोर या विल पावर नहीं लगानी पड़ती। वो हमारे लिए बिल्कुल सहज और परमानेंट हो जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो काम आसान और सरल होते हैं वो बहुत ही तेजी से हमारी आदत बन जाते हैं। इसीलिए तो शुरुआत हमेशा कम तीव्रता वाले यानी लो इम्पैक्ट व्यायामों से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए ये 10 बहुत ही सरल गतिविधियां ले लीजिए, जैसे वॉक करना, ताई ची, योग या कुर्सी पर बैठकर ही पैर उठाना। ये ना सिर्फ हमारे जोड़ों के लिए एकदम सुरक्षित हैं, बल्कि एक स्थिर दिनचर्या सेट करने में भी गजब की मदद करते हैं। जब शरीर में स्थिरता की ये नींव अच्छे से जम जाए, बस उसके बाद ही इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। अब आते हैं इस जीवन चक्र के दूसरे पड़ाव पर, वर्कआउट को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाना, जिसे हम ओवरलोड की कला भी कहते हैं। जब हमारा शरीर किसी भी शुरुआती व्यायाम का पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाता है, तो हमारा विकास बस वहीं रुक जाता है। अब शरीर को और मजबूत होने के लिए एक नई चुनौती चाहिए होती है, और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि हमारे रूटीन में बदलाव क्यों जरूरी है। सैड सिद्धांत यानी स्पेसिफिक अडैप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड्स ये स्पष्ट करता है कि शरीर सिर्फ उसी स्ट्रेस के हिसाब से खुद को ढालता है जो उस पर डाला जाता है। अगर हम रोज रोज बिल्कुल एक ही रूटीन फॉलो करेंगे, तो एक समय बाद ग्रोथ पूरी तरह से थम जाएगी। इसीलिए मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी धीरे धीरे वजन या चुनौती को बढ़ाना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाना कब चाहिए, इसका अंदाजा कैसे लगे। इसके लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है, 2 के लिए 2 रूल। अगर किसी भी व्यायाम के आखिरी सेट में लगातार 2 हफ्तों तक हम अपने तय लक्ष्य से 2 एक्स्ट्रा रैप्स आसानी से निकाल पा रहे हैं, तो एकदम क्लियर सिग्नल है कि शरीर अब और ज्यादा वजन उठाने के लिए तैयार हो चुका है। ये तनाव के उस गोल्डीलॉक्स लेवल को बनाए रखने का एक बेहद सटीक वैज्ञानिक तरीका है। तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, ओवर ट्रेनिंग का जाल, वो स्थिति जहां बहुत ज्यादा मेहनत भी हानिकारक हो सकती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक हेल्दी ओवरलोड और खतरनाक ओवर ट्रेनिंग के बीच की लकीर बहुत ही बारीक होती है। फंक्शनल ओवररीचिंग एक बहुत ही आम और अच्छी प्रक्रिया है, जहां कड़ी ट्रेनिंग के बाद कुछ दिन आराम करने से शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरता है।
लेकिन अगर आराम सही मात्रा में ना मिले तो यही चीज नॉन फंक्शनल ओवररीचिंग बन जाती है। यहाँ हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लगता है और शरीर को रिकवर होने में कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं। और इसकी सबसे खतरनाक और आखिरी स्टेज है ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, जिससे बाहर आने में इतना लंबा समय लग सकता है कि कई बार तो ये एक शानदार खेल करियर को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। ये समझना होगा कि ओवर ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक थकावट का नाम नहीं है, ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख देती है। लगातार जोड़ों में दर्द रहना, परफॉर्मेंस का गिरते जाना या अचानक से वर्कआउट के लिए वो उत्साह ही गायब हो जाना, ये सब बहुत ही गंभीर वार्निंग साइंस हैं। इसके अलावा अगर नींद उड़ी हुई है, भूख में अजीब से बदलाव आ रहे हैं और बिना बात के चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि शरीर अंदर से बहुत गहरे तनाव में है और उसे तुरंत एक लंबे और अच्छे ब्रेक की जरूरत है। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, जो बहुत से लोगों का सवाल होता है, अच्छा दर्द बनाम बुरा दर्द। आखिर इन दोनों के बीच के फर्क को कैसे समझें? वर्कआउट के बाद शरीर में थोड़ा दर्द या अनकंफर्टेबल महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर दर्द हमारी प्रोग्रेस का साइन नहीं होता। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जिसे हम डॉम्स कहते हैं, ये वो हल्का और फैला हुआ दर्द है जो वर्कआउट के 1-2 दिन बाद शुरू होता है। मजे की बात यह है कि अगर हम थोड़ा हल्का व्यायाम कर लें या टहल लें तो ये ठीक होने लगता है। दूसरी तरफ चोट वाला दर्द बिल्कुल अलग होता है। ये अचानक उठता है, बहुत तेज होता है, किसी एक खास जगह या जोड़ पर होता है और सूजन भी ला सकता है। अगर इसे इग्नोर करके हम उस पर जोर डालें तो ये और बिगड़ जाता है। वैसे एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, टार्ट चेरी का जूस पीने से डॉम्स का दर्द प्राकृतिक रूप से काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर लक्षण साफ बता रहे हैं कि दर्द डॉम्स नहीं बल्कि कोई चोट है, तो हमारा सबसे पहला और ज़रूरी रिस्पॉन्स होना चाहिए RICE राइस विधि। यानी सबसे पहले उस हिस्से को पूरा रेस्ट यानी आराम दें, फिर उस पर आइस यानी बर्फ की सिकाई करें, सूजन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा कंप्रेशन या दबाव दें और आखिर में उस हिस्से को दिल के लेवल से थोड़ा ऊपर यानी एलिवेशन पर रखें। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है कि अगर किसी भी चोट को बिना इलाज के यूं ही छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेती है। और अब आखिर में 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, डी ट्रेनिंग के खतरे। जब हम शरीर को हिलाना डुलाना एकदम बंद कर देते हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? इसे ऐसे समझते हैं, जब शरीर से वो स्ट्रेस या वर्कआउट बिल्कुल हटा लिया जाता है तो अंदर बहुत ही तेजी से बदलाव आने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक ट्रैम्पोलिन के उदाहरण से समझते हैं। हमारे शरीर में जो टेंडन होते हैं ना, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, वो नियमित व्यायाम करने पर एक बिल्कुल नए ट्रैम्पोलिन के स्प्रिंग की तरह एकदम टाइट और एनर्जी से भरे होते हैं। लेकिन जब हम वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो यही टेंडन पुराने और ढीले स्प्रिंग की तरह खिंचने वाले और कमजोर हो जाते हैं। यही वजह है कि जब एक लंबे ब्रेक के बाद हम अचानक से वापस उसी पुरानी इंटेंसिटी से जिम में पसीना बहाना शुरू करते हैं तो टेंडन उस झटके को सह नहीं पाते और भयानक चोट या टेंडनाइटिस का शिकार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक के बाद एक जुड़ता है। स्ट्रेस हटा लेने पर शरीर कितनी भयानक स्पीड से खुद को ही कमजोर करने लगता है, इसके आंकड़े होश उड़ा देने वाले हैं। व्यायाम छोड़ने के मात्र 24 घंटे के अंदर ही टेंडन को स्वस्थ रखने वाली कोशिकाएं मरना शुरू कर देती हैं। सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर अगर कोई जोड़ इस्तेमाल न हो रहा हो तो उसके अंदर का कुशन यानी कार्टिलेज बहुत तेजी से घिसने लगता है। और 4 हफ्ते में तो हालत ये हो जाती है कि हमारे शरीर का एक प्राकृतिक टेंडन उस टेंडन से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है जिसकी अभी हाल ही में सर्जरी की गई हो। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? और ये निष्क्रियता आखिर कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका सबसे खौफनाक सच एक मेडिकल स्टडी में देखने को मिला। 32 हफ्तों तक चूहों के घुटनों को पूरी तरह से स्थिर रखा गया। नतीजों ने सबको चौंका दिया। जब जोड़ों को लंबे समय तक हिलाया डुलाया नहीं जाता तो शरीर उस मुलायम कार्टिलेज को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसकी जगह सख्त हड्डी बना देता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि एक बार अगर ये बदलाव आ गया तो इसे वापस कभी ठीक नहीं किया जा सकता। यह साफ तौर पर साबित करता है कि हमारे शरीर और जोड़ों को बचाए रखने के लिए थोड़ी बहुत मूवमेंट करते रहना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सब कुछ जानने के बाद लबोलुआब ये है कि हमारे शरीर को सही से विकसित होने के लिए उसी गोल्डीलॉक्स जोन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारा शरीर सच में एक शानदार आईने की तरह है। हम इस पर जैसी मांगे डालते हैं ये खुद को बिल्कुल उसी ढांचे में ढाल लेता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कौन सी शारीरिक मांगे शामिल कर रहे हैं?
क्या शरीर को मजबूत और फुर्तीला होने का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है या फिर बस बैठे रहकर उसे कमजोर होने दिया जा रहा है? ये चॉइस हमेशा हमारी होती है।